सो हेलो एवरीवन। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो फोर्थ है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे शेयर वाला चैप्टर आरसीसी में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का है, इन केस ऑफ स्लैब एंड फुटिंग नो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर, सेक्शन कैन बी सेव्ड इन शेयर बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। जो हमारी स्लैब और फुटिंग होती है उसमें हमें शेयर इन्फोर्समेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मेन हमें बी में होती है नीड इसकी शेयर इन्फोर्समेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस होता है शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया बी इंटू डी, ठीक है। ये सेक्शन आ गया जिसका बी डी डेप्थ है, बी ब्रेथ है, ये एरिया जाएगा और ये उसके ऊपर शेयर फोर्स लग रही है सेक्शन के ऊपर, ठीक है, वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है जैसे कि कोई भी हमारी बीम है, ठीक है, ऐसे करके ये दो सपोर्ट्स लगी है, उसके ऊपर लोड लगाया कोई भी बीम ऐसे करके बेंड होगी, है ना। और इसी लोडिंग की वजह से क्या होता है, बीम में दो चीज़ें फॉर्म्ड होती है, शेयर फोर्स जनरेट होती है और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये हमें हो गया। फिर शेयर स्ट्रेस के क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई डैश अपॉन आई इंटू वी। वी आ गया हमारा शेयर फोर्स, ए आ गया एरिया हमारा उस सेक्शन का, ठीक है। डी बाई आ गया जो हम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड सी जी ऑफ द सेक्शन के बीच। आई आ गया हमारा उस पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ जो हमने निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी आ गया विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसके ऐसे रिलेशन से आता है जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ए बी, ठीक है। ये रिलेशन यूज़ करके हम क्वेश्चन बनता है, ये हम देखेंगे आगे कहीं, ठीक है। थोड़ा सा चल बता ही देता हूँ, जैसे T1 टाउ वन इंटू V1 इक्वल टू टाउ टू इंटू V2। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा और विड्थ दी होगी, ये नहीं दिया होगा। इस सेक्शन की हमने निकाल ली 2 वाला, ठीक है। इनमें से किसी भी वैल्यू एक नहीं देख के 3 देख के ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मैंने देखा था क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद ये मैंने जो ये आपको बताया कि न्यूट्रल एक्सिस और सी जी ऑफ सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है वाई डैश, ठीक है। ये पूरा वाई, ये है वाई डैश। जो हमारी बीम होती है उस सब्जेक्ट होती है 3 टाइप के शेयर में, एक होता है फ्लैक्चुअल शेयर, एक दूसरा होता है टॉर्शनल शेयर, तीसरा होता है पंचिंग शेयर, ठीक है। अब इनको सिंपली आप रख सकते हो कि कौन सा नेम से इनका जो फ्लैक्चर की वजह से हो रहा होगा उससे फ्लैक्चर, जो टॉर्शन की वजह से हो रहा होगा वो टॉर्शनल, जो पंचिंग की वजह से हो रहा होगा वो पंचिंग शेयर, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ ये पता होगा कि जो हमारी चेंज इन मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो होता है शेयर फोर्स, ठीक है। और चेंज इन शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस वो होता है हमारा लोडिंग इक्वल, ठीक है। ये होता है लोडिंग, ये होता है शेयर फोर्स। फिर उसके बाद हमारी एक चीज़ कोई प्रिज्मेटिक बीम है,
प्रिज्मेटिक बीम वो होती है जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, एक ही मटेरियल से बनी है ना, और ना इसमें कोई आरसीसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंक्रीट है इसके बीच में सेम, ठीक है। इसमें जो शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो कैसे बनता है, पैराबोलिक बनता है। आप देख सकते हो पैराबोलिक बन रहा है, साइडों पे जीरो शीयर फोर्स है और सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एवरेज के 3/2 है और 1.5, ठीक है। एवरेज हमें पता है कैसे निकालते हैं, V डिवाइड बाय P इंटू डी, ये है शीयर फोर्स और ये है अपॉन एरिया ऑफ द बीम, B इंटू डी, इधर से आएगा टाउ एवरेज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे हमारी जो आरसीसी की होती है, आरसीसी बीम, ठीक है, ये बीम है, इसके अंदर हमने रेनफोर्समेंट डाल दी तो ये बन गई हमारी आरसीसी बीम। इसका शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है देख सकते हो आप, न्यूट्रल एक्सिस तक ये होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तक होता है ये रेक्टेंगुलर। इसके बाद होता है ये पैराबोलिक, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है पैराबोलिक, उसके नीचे होता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारी आरसीसी की बीम है ना, एयर एनफोर्समेंट डाली जिसकी इफेक्टिव डेप्थ है डी। इसके बीच में ऐसा होता है कि यहाँ तो रेक्टेंगुलर ऊपर पैराबोलिक, एक्चुअल ऐसा बनता है शेप, लेकिन वट डिज़ाइनिंग पर्पस हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर मानते हैं, पूरा होल रेक्टेंगुलर मानते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है कि नॉमिनल शीयर स्ट्रेस कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है फॉर डिज़ाइनिंग और नॉमिनल। एक्चुअल में कैसा होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर, ऊपर पैराबोलिक। ये हो गया क्लियर। नॉमिनल शीयर स्ट्रेस क्या होता है, शीयर फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसके बाद शीयर स्ट्रेस होता है शीयर फोर्स डिवाइड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ ऑफ बीम। जो फैक्टर शीयर फोर्स होती है वो कैसे निकलती है, फैक्टर शीयर फोर्स होती है शीयर फोर्स इक्वल टू 1.5 इंटू शीयर फोर्स, ठीक है। फैक्टर शीयर फोर्स कैसे निकलती है, 0 साइड इक्वल टू 1.5 इंटू जो हमारी शीयर फोर्स आ रही है, इधर से हमारी फैक्टर शीयर फोर्स निकल जाएगी, ठीक है। नॉमिनल शीयर के लिए हमने कैसे करना होता है, फैक्टर को डिवाइड करना है फैक्टर शीयर फोर्स को डिवाइड बाय एरिया से, तो हमें नॉमिनल शीयर फोर्स मिल जाए, नियर शीयर स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन WSM जो हमारा VU होता है वो होता है लोड डिवाइड बाय 2, और जो हमारा LSMA होता है वो होता है WL/2, ठीक है। ये ऐसे बनता है, अगर ऐसे भी हम रेक्टेंगुलर, ये इधर कितना आएगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, शीयर फोर्स हमने निकालनी ना, क्योंकि इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी बीम है, इसके इधर लोड लग रहा है, इधर W, तो शीयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा W/2। अगर ये लग रहा है तो वो कितना आया है इस केस में WL/2, इस तरह से, ठीक है। इतना अगर नहीं करने की जरूरत नहीं है किसी। फिर उसके बाद ये टेबल आता है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, इसका टेबल है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है सारी, LSM के अकॉर्डिंग है, M15 20 25 30 35 40, ठीक है। इस वैल्यू को याद करने का, इससे तो कोई ऐसे आप रख सकते हो, जैसे 30 भी है 3.5, फिर 2 बड़ा 3.7, फिर 3 बड़ा 4, 3.1 2.8 2.5,
ये टेबल याद है, इससे भी वैल्यू आती है बड़े सारे क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। जो हमारा टाउ सी मैक्स होता है, जो हमारा टाउ सी मैक्स होता है वो डिपेंड करता है ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हो फॉर्मूला इसका क्या है, 0.63 √FC के। जो हमारा टाउ सी मैक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, FC के पर कर रहा है ना, FC के पर ओनली कर रहा है। FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो हमारा टाउ सी मैक्स होता है वो सिर्फ FC के पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाउ सी मैक्स ये होता है, हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, टाउ सी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो था टाउ सी मैक्स इक्वल टू 0.63 √FC के। FC की है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए टाउ सी क्या है, ये जो कि मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस जो आ रहा है वो ले सकता है हमारा कंक्रीट, उसे बोलते हैं टाउ सी मैक्स। फिर उसके बाद डिफरेंट केस बनते हैं कि कब हमें शेयर इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड करनी है वगैरह। ठीक है, सबसे पहले ये वो क्या बोल रहा कि अगर जो हमारी शेयर फोर्स आ रही है टाउ वी, ठीक है, नॉमिनल जो शेयर फोर्स हमारी आ रही है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, जो शेयर स्ट्रेस आ रही है वो लेस देन ऑफ टाउ सी मैक्स के, तो हमें देर इज़ हेयर नो डायगोनल कंप्रेशन, फेलियर नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन नहीं होगा। जैसे ये बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन है, इधर से टेंशन लगेगी तो इधर ऐसे कंप्रेशन लगेगी ना, तो अगर ये केस होगा, ठीक है, अगर टाउ वी लेस देन होगा टाउ सी मैक्स के, तो उस केस में नो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा। फिर उसके बाद अगर अगर जो शीयर स्ट्रेस ऊपर से आ रही है वो ग्रेटर देन है हमारी टाउ सी मैक्स से, तो हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर अक्कर करेगा। ये तो सिंपल है कि अगर कम होगा तो नहीं करेगा, अगर ज़्यादा होगा कंक्रीट की क्षमता से तो वो फिर फेलियर हो जाएगा उसका। जो हमारा टाउ सी होता है, ठीक है, इधर नोट करना, ये टाउ सी है, टाउ सी मैक्स नहीं है। टाउ सी मैक्स होता है कि मैक्सिमम जो हमारा ले सकता है कंक्रीट, टाउ सी होता है जो कंक्रीट में आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, टाउ सी से लेस होता है टाउ सी मैक्स, लेस देन और इक्वल टू। फिर उसके बाद जो टाउ सी होता है हमारा वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, जो M10 है, M15 है या M20 ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है। दूसरा वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील इन द बीम। ठीक है, कितने हैं परसेंटेज ऑफ स्टील इन द बीम, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन BD, ठीक है, ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, टेंशन में हमने कितना प्रोवाइड किया है, एरिया ऑफ स्टील इंटू 100, हमें मिल जाएगा परसेंटेज स्टील इन बीम। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर भी मैं बताता हूँ, ऐसी चीज़ ये चीज़ कहने की परसेंटेज कितनी है इसकी। अगर टोटल एरिया ये है बीम का, उसमें ये कितना है, ठीक है, 2 है ना, ये आएगा, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और टोटल एरिया उसका 5, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील इन बीम। अब जो केस में बता रहा हूँ आपको, अगर हमारा टाउ वी जो आ रहा है वो लेस देन टाउ सी वी आए 2 के, ठीक है, तो उस केस में हमें नो शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर। सीधा सीधा ये है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है शियर एनफोर्समेंट की प्रोवाइड करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस बनता है इसका, बट ऐसे नो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम फिर भी मिनिमम अगर हमें प्रोवाइड करना है, हम देखते हैं कि कितना करते हैं मिनिमम प्रोवाइड। उसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट डिवाइड बाय width into spacing of vertical stirrups is greater than equal to 0.4 divided by 0.87 Fy।
ठीक है। अगर हमने एरिया निकालना हो स्टीरअप का, वो कैसे निकालते हैं? जैसे 2 लाख स्टीरअप है, 2 लाख का मतलब ऐसे स्टीरअप है कोई 1 2 2 लाख है उसकी 2 लाख, ठीक है। अगर 3 ऐसे करके 4, अगर ऐसे करके 1, तो ये कितना हो गया? 4 लाख स्टीरअप हो गया 1 2 3 4। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 4 इंटू एरिया ऑफ वार जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टीरअप में, ठीक है। इससे निकल जाएगा एरिया। कुछ समझ लगी होगी, होप आपको पता चल गया होगा। हाँ, इतना कर दिया हमने। ये भी हमें पता चल गया अभी कि जो टाउ जो एस पी होता है, जैसे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है हमारी स्टीरअप की, अगर हमारा जो शीयर स्ट्रेस है वो ग्रेटर देन है जो कंक्रीट में आ रहा है टाउसी मैक्स से नहीं टाउसी से, तो उस केस में हमने क्या क्या करना है? हेंस डायगोनल टेंशन विल अक्कर। तो उस केस में हमें प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा शीयर एनफोर्समेंट के लिए। अगर जो टाउसी मैक्स है वो ग्रेटर देन टाउ वी से, ठीक है, और ग्रेटर देन टाउ सी से, तो उस केस में हमें शीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप से, ठीक है। अगला केस बनता है अगर टाउ वी ग्रेटर देन है हमारा टाउ सी मैक्स से, तो उस केस में हमें बीम को रीडिज़ाइन करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद वर्टिकल, इसमें भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली इस फॉर्मूले के वेस्ट में, ठीक है। तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए जो डिज़ाइन करते हैं, ये उसका फॉर्मूला क्या होता है कि VUS डिज़ाइन शीयर फोर्स इक्वल टू 0.87 FY ASB D अपॉन SB। SB क्या है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। ASB क्या है? एरिया ऑफ शीयर एनफोर्समेंट। D क्या है? डाई ऑफ वार। FY क्या है? जो ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो शेयर हमारी एनफोर्समेंट लेगी वो कितना होगा? जो टोटल शेयर आ रहा है VU, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा कंक्रीट लेगा, तो जो बचेगा वो हमारा शेयर लेगा हमारा स्टीरअप्स, ठीक है। टोटल जो आ रहा है उसमें से हमने माइनस कर दिया जितना कंक्रीट लेगा, जो बच गया वो हमारा स्टीरअप लेगा जिसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता फॉर्मूला हमारा इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए, उसका शीयर फोर्स, ठीक है। ये है डिज़ाइन शीयर फोर्स, हमें पता होगी 0.87 FY ASB D अपॉन SV। इतना फार्मूला सेम है, बस उसके साथ क्या लग जाएगा? साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये टर्म भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो और अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर होगा तो फिर वेंटअप बार हमें पता मैक्सिमम कितने में प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके हम करते हैं मैक्सिमम वेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं। कितना होता है? 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री होता है। अगर आप इधर से ऐसे करोगे वो 135 डिग्री होता है। उसके लिए ये वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASB साइन अल्फ़ा, ठीक है। फॉर रजिस्टिंग डायगोनल टेंशन वेंटअप वार आर यूज्ड, ठीक है। डायगोनल टेंशन की को रजिस्ट करने के लिए हम वेंटअप वार यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप समझना, जैसे ये होती है हमारी स्पोर्ट्स, ये ऊपर बीम लगी हुई। अब ये क्या होता है कि इधर तो स्पैन के इधर तो नेगेटिव मोमेंट जनरेट होता है ऐसे करके, लेकिन इधर जो जनरेट होता है वो होता है नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। इधर पॉजिटिव मोमेंट होता है जनरेट होता है और स्पोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट। इस नेगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम वेंटअप वार यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं? जैसे कि आप ऐसे करके, जो नेगेटिव है ना स्पोर्ट पे आ रहा है जो नेगेटिव, उसको रजिस्ट करेगी ये चीज़, तो जो पॉजिटिव को भी करेगी ये चीज़ रजिस्ट करेगी,
फिर उसके बाद मैक्सिमम स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा वर्टिकल स्टीरअप है उस केस में कितना होएगा 0.75 इंटू डाया, जो बार का डाया है उसको, और 300, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इंक्लाइंड स्पेसिंग के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर शीयर एनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर द शीयर एनफोर्समेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, डी और 300 में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लेंगे, डी और 300 में से मिनिमम वैल्यू को लेंगे हम इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए। वर्टिकल के लिए 0.75 डी और 300, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, और ठीक है हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देंगे, तो फिर इन दोनों में से हमने मिनिमम को देखना, और इंक्लाइंड के केस में डी हो जाएगा, डी और 300 में से जो मिनिमम वैल्यू। फिर उसके बाद टाउसी की वैल्यू जो WSM में दी गई है वो भी आप ध्यान में रखना है, जैसे M15 20 25 30 35 40, इनके लिए अलग अलग वैल्यू है, 1.6 1.8 1.9 2.2 2.3 2.5। ठीक है, इसको आप बार बार लिखोगे तो फिर ही होगा, ऐसे में किसी को नहीं, मुझे नहीं याद रहती है ये वैल्यू। ठीक है, ये हमने पीछे वैल्यू पढ़ी, टाउसी मैक्स की खुलता है 0.62 और 0.63 √FC के। डायगनल कंप्रेशन अकर इन द, डायगनल कंप्रेशन कहाँ अकर करता है, ये अकर करता है इन द कंप्रेशन जोन ऑफ द स्पोर्ट, जहाँ स्पोर्ट का कंप्रेशन जोन होता है वहाँ पे अकर करता है हमारा डायगनल कंप्रेशन। द फेलियर कैन बी रेक्टिफाइड एट द डिज़ाइन स्टेज, इस फेलियर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं डिज़ाइन स्टेज पे ही। ठीक है, इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप या बॉटम पर हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए डायगनल कंप्रेशन फेलियर को। फिर उसके बाद आता है डायगनल टेंशन फेलियर, कौन सा होता है, इन डायगनल टेंशन फेलियर ये टेंशन जोन में अकर करता है। ठीक है, ड्यू टू शीयर एट स्पोर्ट पे जो ये शीयर होती है उसकी वजह से ये जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे सिंपली स्पोर्टेड वी में आपको पता होगा, ऐसे करके शीयर फोर्स डायग्राम बनती है, तो इधर इधर मैक्सिमम शीयर फोर्स होता है स्पोर्ट पे, सेंटर में 0 होता है मिनिमम। फिर उसके बाद ये अक्कर करता है कितने में, ये अक्कर करता है एट द 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला कहाँ पे अक्कर करता है 45 डिग्री पे। और डायगनल टेंशन कांट बी प्रिवेंटेड अलोन बाय कंक्रीट, हेंस शीयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड। इसको हम अकेले कंक्रीट तो हमें पता है, इसको अगले कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, लेकिन ये तो टेंशन जनरेट हो रही है, इसको अलोन कंक्रीट नहीं करवाएगा, इसलिए हम इसके लिए शीयर एनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक आ जाता है हमारा फ्लैक्सिलर फेलियर, फ्लैक्सर से ही पता चल रहा है, फेलियर के नेम से ये किसकी वजह से होता है, फ्लैक्सर की वजह से होता है। फ्लैक्सर क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारी बीम है उसके ऊपर लोड लगा तो उसकी वजह से इसमें फ्लैक्सर आएगा, ऐसे बेंडिंग होगी, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि फ्लैक्सर की वजह से फेल होता है। इधर मैक्सिमम होता है फ्लैक्सर का जो क्रैक होता है। ठीक है, ये अकर करता है एट 90 डिग्री एंड अवॉइड बाई, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग द एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं शीयर में। फिर उसके बाद आता है हमारा एक आता है फ्लैक्चरल शीयर क्रैक फेलियर। ठीक है, ये अकर करता है हमारा 45 टू 90 के बीच में। ठीक है, जो फ्लैक्चर वाला था वो 90 डिग्री पे अकर करता है, और ये करता है 45 टू 90 के बीच में। ठीक है, कोई भी। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा, हाँ इसमें से क्वेश्चन बनता है कि अगर हैवी लोड आ रहा है तो उसके लिए हमारा क्रिटिकल सेक्शन का कहाँ होगा, अगर हैवी लोड है उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, उसके लिए होगा 2D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर हमारा सपोर्ट कंप्रेशन में है, हैवी लोड आ रहा है उस केस में हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो कहाँ होगा, एट ए डिस्टेंस 2D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वी में। ठीक है, हैवी लोड के केस में आ गया ये 2D वाला, अगर वो चीज़ कंप्रेशन में आ रही है, ठीक है, वो सीधे एट द सो द क्रिटिकल सेक्शन इज एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम अवे फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ। पहला केस, अगर हैवी लोड कर रहा है तो 2D पे एक्ट करेगा, 2D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम।
अगर हमारा कंप्रेशन आ रहा है तो उस केस में कहाँ होगा, एट ए डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। तीसरा, अगर टेंशन हो रही है तो वो हमें एट द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ फेस ऑफ कॉलम क्या होता है। ये कॉलम का फेस है। अब बोलोगे क्या था, लेकिन ठीक है, ये हमारा फेस ऑफ कॉलम है। इधर से डी डिस्टेंस पे जो क्रिटिकल सेक्शन होता है फॉर कंप्रेशन, टेंशन वाला एट द फेस पे, और हैवी लोड वाला एट डिस्टेंस 2D फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, बाई चांस आपको याद भूल गया, इसको मैंने कैसे याद रखा है मैं बता देता हूँ। जैसे टेंशन है, टेंशन सीधे हमारे फेस के ऊपर दिखती है। ठीक है, टेंशन के लिए क्या होगा, सीधे एट फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, हमारे टेंशन फेस पे दिखती है, तो ये इसका फेस पे ऑफ कॉलम हो गया। कंप्रेशन के लिए एट डिस्टेंस डी, और हमारा उसके लिए हैवी लोड के लिए 2D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर बीम ऑफ डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, इसकी डेप्थ सी में जो हमने ऊपर बात की जो वो किसका केस था कि हमारी बीम है यूनिफॉर्म पूरी, उसकी डेप्थ इधर भी D1 और इधर भी D1 है।